वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आइए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिर से क्रॉन बिहार स्पेशल 2021 का हम लोग पार्ट नंबर 27 करने वाले हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 27 करने वाले हैं। ओके, 26 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 27 बिहार की अनुसूचित जातियां SC और ST के बारे में हम लोग जानेंगे बिहार में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार अनुसूचित जाति जनजाति SC ST। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज 27th पार्ट है। आप प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। चूंकि आप लोग अभी केवल कंप्लेन करते हो कि वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं पूरे वीडियो को अच्छे से। जो कि पीछे टाइम भी 26 आया था तो उसमें भी बेसी लोग देखे नहीं हैं। इसलिए सभी लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और ये ना सोचें कि टाइम बढ़ गई है जिस कारण से आप लोग पढ़ाई को ढीला दे दे पढ़ाई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बिहार की अनुसूचित जातियां SC ST के बारे में हम लोग देखेंगे। अनुसूचित जातियां बिहार की वे जातियां हैं जिन्हें हिंदू समाज में परंपरागत रूप से अति निम्न व अस्पृश्य समझा जाता था। छुआछूत की जाति समझा जाता था। छुआछूत की एक आधार पे उन्हें एक भिन्न तरह से समझा जाता था। तो वर्ग विभक्ति के आधार पर हिंदू समाज में जाति रूपी सामाजिक संस्था का आविर्भाव हुआ। इस संस्था के कई कुप्रभाव सामने आए। जातियों की श्रेष्ठता तथा हीनता के अनुरूप व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित हुआ। मतलब जाति के आधार पर श्रेष्ठ कौन है और हीन कौन है उसके अनुरूप ही व्यक्तियों को समाज में एक स्थान को निश्चित किया गया, निरूपित किया गया कि वो इस जाति का है, वो श्रेष्ठ है, वो इस जाति का है, हीन है। दैट मीन्स इस तरह से ही समाज में एक स्थान अनुरूप व्यक्तियों का किया गया और इसी के अनुसार उसका निश्चितता भी हुआ कि कौन श्रेष्ठ और कौन हीन है। तो उच्च, मध्य, निम्न एवं अति निम्न वर्ग समाज में निर्धारित हुए। एक हुए उच्च समाज के लोग, एक हुए मध्यम समाज के लोग जाति के आधार पे, एवं तीसरा हुए निम्न एवं एक लास्ट हुआ जो अति निम्न वर्ग के समाज में निर्धारित हुए। ओछे और हीन किस्म के काम अति निम्न जातियों से कराए जाने लगे। काम के आधार पे भी जो छोटे जाति थे उससे छोटे जाति जिस तरह का बांटा गया जाति के आधार पे उस तरह का काम के आधार पे भी कर सकते हैं आप। साथ ही वो अमालगलिक भी ठहराए गए। उनसे स्पर्श हो जाने को भी अपवित्र समझा जाने लगा। मतलब छुआछूत समझा जाने लगा। उनसे अगर आप सट भी जा रहे हैं, टच कर जा रहे हैं तो इसे आप अपवित्र समझा जाने लगा। उन्हें अति निम्न श्रेणी देकर उनके प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। वस्तुतः यही अस्पृश्यता है, छुआछूत है, जहाँ पे प्राकृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से व आर्थिक रूप से किसी अधिकारों से भी वंचित रखा गया। यही क्या है? तो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी जब हम लोग पढ़ते हैं, यही उनके पिछड़ेपन का कारण है। वे आज भी समाज में तिरस्कृत जीवन जी रहे हैं। एक समता मूलक तथा मानवता मूलक समाज बनाने का एक उपाय यह भी है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उन पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई योजना पर कार्य किए जा रहे हैं। वे सभी संविधान में निहित नीति निर्देशकों के अनुसार ही हो रहे हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो तिरस्कृत किए गए हैं जीवन में या किए जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं।
बिहार के 22 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। बिहार के कितने जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है? तो 22 जातियों को अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया है। बिहार की अनुसूचित जातियां कौन कौन है? तो आप समझ लें। एक पहला बांतर, बावड़ी, भोगता, भुइयां, चमार, मोची जिसे बोलते हैं, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धांगर, दुसाध, घाड़ी या घाटी, घासी भी बोलते हैं उसे, घासी, हलालखोर, हाड़ी या मेहतर, कंजर जो डोम बोलते हुए हैं, कुड़ियार, लालबेगी, मुसहर, नट, पान स्वासी, पासी, रजवार और तुरी। ये 22 ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में आते हैं। अब अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे महिला की कुल संख्या दिया हुआ है। लगभग 79 लाख आपका पुरुष, 73 लाख के आसपास महिला, कुल मिला के 15 लाख। एक करोड़ 15 लाख के आसपास आपका कुल ग्रामीण जो जनसंख्या है अनुसूचित जातियों का ये है। ठीक है। और नगरीय में आप देख लीजिए 12 लाख के आसपास है। ये आपके पुरुष की, ये आपकी महिला की। 5 लाख आपकी महिलाओं की और 6,41,893 आपका पुरुष का। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 1,65,00,000 के आसपास ये 2011 सेंसस के अनुसार ये बताया गया है। तो आप इस तरह ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बिहार में है। अब देखते हैं संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्था क्या की गई है इनके लिए। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत क्या है? एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का यह प्रशासनिक कर्तव्य है कि कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन का विकास किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक जीवन का विकास किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक समस्याओं का भी निराकरण करने से दृष्टि से उन्हें संरक्षण दिया जाए। सरकारी संरक्षण क्या है? औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने अस्पृश्य जातियों की शिक्षा तथा नौकरी संबंधी समस्याओं को उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए। 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान किए जाएं। याद रखिएगा कब? तो 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान किए जाएं। बिहार सरकार की ओर से सुविधाओं आदि से संबंधित कुछ है, उसे हम लोग अब देख लें। संबंधित कानून बनाए गए, उन्हें छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों के संरक्षण को राष्ट्रीय योजना का अंग बना लिया। राष्ट्रीय योजना, अब तो योजना का अंग बना लिया गया अनुसूचित जातियों को संरक्षण देने के लिए। संवैधानिक व्यवस्था क्या है? तो अनुच्छेद 15 बताता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 बताता है, क्या बताता है? किसी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, डिफरेंस नहीं कर सकता, अनुच्छेद 15 बोलता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार क्या है कि राजधानी
राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 161 के अनुसार। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा उसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध होना। निषेध है, अनुच्छेद 17 बताता है। और अनुच्छेद 15 आपने देखा। 15 अनुच्छेद क्या बताता? 15 अनुच्छेद 15 क्या बताता है कि किसी भी राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर अथवा इनमें से किसी आधार पर विभेद डिफरेंस नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 161 बताता है कि राज्य के अधीन जो भी नौकरियां या पद है उस पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। और अनुच्छेद 17 क्या बताता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा उसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए, अस्पृश्यता खत्म होना चाहिए तथा उसके किसी भी रूप में प्रचलन को निषेध करना चाहिए। छुआछूत के रूप में, टच के रूप में या घृणा करने के रूप में, किसी भी रूप में वो नहीं प्रचलन होना चाहिए, वो निषेध होना चाहिए। अनुच्छेद 29 बताता है कि कोई नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब कि मान लीजिए अनुच्छेद 29 के आधार पे कोई भी ऐसा नागरिक जो धर्म या जाति के आधार पे उसे किसी भी शिक्षा या संस्था के शिक्षा लेने के अवसर या फिर किसी चीज में एडमिशन के लिए अगर वो चाहे तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा। पहले जैसे था कुछ यूनिवर्सिटियां थी या कुछ संस्था थे जहाँ पे जाति विशेष लोगों की ही प्रवेश होती थी उस संस्था में। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई नागरिक धर्म या वंश या जाति या भाषा के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब उसका प्रवेश हो सकता है। धर्म, वंश, जाति के आधार पर किसी को आप छांट नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, वंचित नहीं कर सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 29 बताता है। अनुच्छेद 38 बताता क्या है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करेगा। अनुच्छेद 46 बताता है कि राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई ताकि वे अधिक उन्नति करें। इसी अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय और शोषण से भी दलित वर्गों की व्यवस्था की गई है। यह है आपका अनुच्छेद 46। अब आइए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद के द्वारा संस्था, संसद, राज्यों के विधानमंडलों में 20 वर्षों तक उन्हें प्रतिनिधित्व, यहाँ पर लग रहा है कुछ रॉन्ग है। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 169 169। इनके कल्याण तथा हितों की रक्षा के लिए उद्देश्य से राज्यों में सलाहकार परिषदों और पृथक विभागों की व्यवस्था की गई है। पृथक विभागों की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद में केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 69 धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश की स्वतंत्रता होगी। धारा 3 के अनुसार। धारा 4 के अनुसार किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, श्मशान या कब्रिस्तान के स्थान को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी। ये धारा 4 बताती है। धारा 5 के अनुसार अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचने या किसी की सेवा करने से इनकार नहीं कर सकता है। धारा
5 के अनुसार। धारा 7 के अनुसार इस कानून के किसी भी नियम को न मानने वाले या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दंड दिया जाएगा। धारा 7 के अनुसार भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और इसके प्रचलन को दंडनीय अपराध माना गया है या माना है। वयस्क मताधिकार का अधिकार हरिजनों के लिए एक विशेष शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महादलित क्या है? महादलित राज्य सरकार को ने अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों के समावेशी विकास हेतु राज्य महादलित आयोग का गठन किया गया है। समावेशी विकास हेतु राज्य सरकार ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं। 22 में से 20 इसलिए कि इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चले कल्याण कार्यक्रमों से अधिक लाभ नहीं हुआ है। बिहार राज्य महादलित आयोग का गठन इसी कारण हुआ ताकि वंचित तबकों को उत्पीड़नों से बचाने में सहयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त सहायता नामक सेंटर आरंभ किया गया है। महादलितों के लिए क्या किया गया है? सहायता नामक सेंटर आरंभ किया गया है, समझ लेंगे। दशरथ माझी कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है जहां वंचित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। दशरथ माझी कौशल विकास योजना बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो अभी भी वंचित हैं बहुत सारे योजनाओं से। सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यक्रम क्या हैं देखते हैं उसे हम लोग। अब राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही किए जाने लगे हैं जो आज भी भारतीय संविधान में नीति निर्देशकों के अनुसार ही हो रहे हैं। मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, याद रखिएगा, मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 30 सितंबर 1978, याद रखिएगा, 30 सितंबर 1978 को अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की। बिहार सरकार ने 30 सितंबर 1978 को अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की। निगम के माध्यम से स्वनियोजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए। दुनिया और देश में हो रहे विराट परिवर्तनों के बीच दलित कहाँ थे, इसका सर्वेक्षण राज्य में किया गया और निष्कर्ष के आधार पर नए कार्यक्रमों को जोड़ा जाने लगा। वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीने वाले लाल कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते दर पर अनाज और कुछ अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति के अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें थी जैसे कि रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम DWCRA और ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, चिकित्सा सहायता, विधि सहायता, अनाज भंडार जैसे ग्रेन गोला, इंदिरा आवास योजना इत्यादि तथा अन्य कार्यक्रम राज्य में चलाए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें राज्य में 42,461 हैं। याद रखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, ये अनुमान है, एक अनुमानता, क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड हो सकता है था, इसे आप चेक कर लेंगे। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें राज्य में 42,461 हैं जिनमें 6,857 यानी
16.2% 16.2% अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान किए गए हैं। 42,000 में से 6,857। अब सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण वित्त पोषण योजना, महिला अधिकारिता योजना, सावधि ऋण योजना इत्यादि कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को बिहार कौशल मिशन से भी जोड़ा गया है। दलितों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार पूरे भारतीय समाज की समस्या है, इसलिए निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में शामिल करने पर विचार उठे हैं। ये आज हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंट अनुसूचित जातियों के बारे में। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। मैं सोच रहा था कि जब अनुसूचित जाति हुआ है तो अनुसूचित जनजाति भी हम लोग कर ले, ताकि एक साथ में ही हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसे भी कर ही लेते हैं आज ही। आज अनुसूचित जाति हुआ है, नहीं तो आज के लिए इतना ही छोटा वीडियो तो नहीं है, फिर भी अनुसूचित जाति तो हो गया है। अनुसूचित जनजाति भी हम लोग कर लेते तो अच्छा रहता। कर ही लेते हैं अनुसूचित जनजाति भी। अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था जंगल पहाड़ क्षेत्रों में स्थापित हुई थी। ये हम लोग जाति देखे थे, इसके बाद जनजाति को भी स्टार्ट कर दिए हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं बोल दिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ करा ही दूँ। अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था जंगल पहाड़ क्षेत्रों में स्थापित हुई थी। बाह्य संस्कृतियों से उनका संपर्क नहीं था, बाहरी संस्कृतियों से इनका संपर्क नहीं था। जीवन शैली उनकी सामूहिक थी और नृत्य गीत हर्ष तरीके में जीवन व्यतीत करते थे। कंपनी सरकार के समय से उनका संपर्क अन्य संस्कृतियों के साथ होना शुरू हुआ। तभी से इनकी सामूहिक जीवन व्यवस्था क्रमशः प्रभावित होने लगी और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आने शुरू हो गए। अंग्रेज जमींदारों ठेकेदारों आदि ने इनका उपयोग मजदूर के रूप में करना शुरू किया। कालांतर में ऐसा ही अन्य लोगों ने भी करने लगे। इनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाने की वजह से ही अपनी आजीविका के लिए श्रम कार्य को आधार बनाया, मैंने मजदूरी को आधार बनाया। थारू जनजाति को छोड़कर बिहार में निवास करने वाले प्रायः सभी जनजाति झारखंड से आकर यहाँ बसे हैं। थारू को छोड़कर, थारू याद रखिएगा, थारू को छोड़कर। अब आइए देखते हैं, बिहार में 33 प्रकार के अनुसूचित जनजातियां हैं। याद कीजिएगा, वहां देखे थे अनुसूचित जाति जो देखे थे हम लोग 22 प्रकार के, और यहाँ पे हम लोग अनुसूचित जनजाति देख रहे हैं 33 प्रकार के। अब इन जनजातियों का नाम है असुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बथुरी, बेदिया, बिंजिया, बिरजो। तो इस तरह से उरांव आपका आ गया, इसमें मुंडा आपका आ गया अनुसूचित जनजातियों में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कोल हो गया, कोरा, कोरवा हो गया, लोहरा, करमाली, ये जितना भी जात है, एक कास्ट है, ये है टाइटल है। ये टाइटल क्या है आपका? जनजातियों के नाम हैं, अनुसूचित जातियों के नाम हैं जो 33 प्रकार के हैं और बिहार में पाए जाते हैं या रहते हैं। जनजातियां सामाजिक व्यवस्था। जनजातियां सामाजिक व्यवस्था क्या? जनजातियां समाज कई गोत्र अथवा खूंटों में बटा संगठन है, जिसमें जानवर, पक्षी, वृक्ष या पदार्थों पर उनका गोत्र का नाम रहता है। वह उस गोत्र धारक के लिए आदर की वस्तु समझी जाती है। अपने गोत्र या खूंट में विवाह करना वर्जित है। सेम गोत्र में शादी देखते हैं हम लोगों में भी, सभी लोगों में नहीं होता है। तो मतलब क्या कि कोई डिफरेंस नहीं है। शुरू से ये प्रथा चला आता है कि इन लोगों में भी था, मतलब जो कि जनजातियां समाज के लोग थे या अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उनमें भी
अपने गोत्र या समगोत्री में खूंट में विवाह करना वर्जित था। ऐसा क्या माना जाता है कि सेम है तो मतलब रिलेट एक तरह का वो अवधारणा बना हुआ है हम लोगों में भी, सभी लोगों में। एक तो हम लोग खुद को विभक्त करते रहते हैं कि हम इस जनजाति के हैं, एक्चुअल में सभी क्या हैं तो ऊपर वाले के एक सब ऊपर वाले की कृपा है, जो भी हैं हम लोग। तो जनजातियां जो हैं या सामाजिक व्यवस्था जो है वो किसके आधार पर, जिसमें क्या था कि पक्षी, वृक्ष या पदार्थों पर उनका गोत्र नाम रहता था, जिसके कारण उस गोत्र धारक के लिए आदर की वस्तु समझी जाती है और अपने गोत्र या खूंट में वो लोग मतलब अनुसूचित जनजातियां के लोग जो हैं वो विवाह करना वर्जित मानते थे, वर्जित था, ऐसा नहीं किया जा सकता था। सभी लोगों में है, आप लोगों में भी, सभी लोगों में। एक तो मतलब क्या है, हमारे लोग का समीकरण बना हुआ है कि जाति के आधार पे आज भी हम लोग इससे बंधे हुए हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि छुआछूत ये खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी इस अवधारणा से ग्रसित हैं, जिसे हमें उभरना है और सभी एक हैं ये सोचना है कि कोई डिफरेंस नहीं है किसी में, कोई जनजाति हो या कोई जाति हो, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक ये पूर्व काल में ऐसा चला आ रहा था अवधारणा, जिस कारण से बहुत सारे नई नीतियां बनी, उस पे काम हुआ, अनुच्छेद बने, धारा बने, तब जाकर आज हम लोग सभी एक हैं, छुआछूत बंद हुई। बहुत लोगों को, जनजातियों को, लोगों को या जाति वाले जो लोग थे उन्हें मंदिर तक में प्रवेश करने की, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते तो आप देखे ही हैं, स्पेक्ट्रम को जब पढ़ते होंगे तो वहाँ सारा चीज विस्तृत से दिया हुआ है। अभी तो हम केवल बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनजातीय परिवार पितृसत्तात्मक था, ये भी याद रखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों का परिवार कैसा था। अनुसूचित जनजाति है, ऊपर जाति देखे थे, कैसा है तो पितृसत्तात्मक है। संतान को पिता का गोत्र मिलता है, संतान को पिता का गोत्र मिलता है, और सभी लोगों में यही होता है, कोई जाति हो। जाति को तो बात करना ही एक अच्छी बात नहीं है, अपने आप में अपराध है कि हम ये जाति के हैं या हम वो जाति की। जाति कुछ नहीं होता है। तो जनजातीय परिवार क्या है, एक पितृसत्तात्मक है, संतान को पिता का गोत्र मिलता है, विवाह के उपरांत लड़की अपने पति का गोत्र धारण करती है। क्लियर है ना। अभी भी सभी लोगों में, किसी भी समूह के कोई भी लोग हों तो यही प्रथा चल रही है और ये शुरू से चलता आ रहा है। तो आप कैसे बोलते हैं कि हम अलग और वो अलग। तो जनजातीय परिवार में जो पितृसत्तात्मक है, आज भी हमारे समाज में पितृसत्तात्मक ही बहुत जगह चल रही है। तो संतान को पिता का गोत्र मिल जाता है और विवाह के उपरांत उस लड़की को अपने पति का गोत्र धारण करना पड़ता है या करती है। सामाजिक व्यवस्था में पंचायत प्रणाली का विशेष महत्व है। जन्म से मृत्यु तक सामाजिक नियमों से बंधे हुए हैं होते हैं। महिलाओं का समाज में सम्मानित स्थान है। सम्मान की वजह से इनकी समाज में वधू शुल्क की प्रथा है। मतलब वधू शुल्क यानी कि जो बहू वो होती है, महिलाएं, उसका शुल्क लगता है, प्रथा है। महिलाएं स्वतंत्र होती हैं परंतु संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती है। ये भी याद रखिएगा, महिलाएं स्वतंत्र होती हैं परंतु संपत्ति की आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं होती हैं। और चूंकि आप तो पहले ही पढ़ चुके, ये क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है इनका, पितृसत्तात्मक है इनका परिवार। आहार यानी क्या खाते हैं, दाल भात साग जनजातियों का मुख्य भोजन है। वस्त्र क्या है इनका, तो इनका पहनावा आम ग्रामीणों की तरह ही साधारण होता है। धर्म, जनजातीय समाज, मूल धर्म सरना। क्या है मूल धर्म, एक तो धर्म पूछा जाए तो ये क्या है, जनजातीय समाज है, और इनका मूल धर्म पूछा जाए तो मूल धर्म है सरना तथा ईसाई धर्म में बटे हुए हैं। इन्हें मूलतः बोंगा मतावलंबी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार सिंह बोंगा है जो जीव एवं निर्जीव सभी वस्तुओं को सृजन करता तथा रक्षक है। ये लोग देखते हैं, आप जंगल में रहते हैं तो सभी के लिए ये सहायतार्थ भी हैं।
जनजातियों के बीच सिंह बोगा कई नामों से प्रचलित है। इनके समाज में अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों की प्रधानता है। पर्व एवं त्योहार विभिन्न पर्वों में कुछ तो धार्मिक महत्व के हुए तो कुछ इनके आर्थिक अध्यय व्यवसाय से तथा पूर्वजों की स्मरण से संबंधित है। पर्व त्योहार विभिन्न रीतियों में किसी न किसी उपलक्ष्य में होते हैं। प्रायः इनके पर्व त्योहार का संबंध प्रकृति से है। सरहुल, करमा, नवाखानी, खूंट पूजा इत्यादि है। जनजातियों के अलग अलग पर्व त्योहार होते हैं। हिंदुओं के संपर्क में रहने के कारण ये हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करने लगे हैं। भाषा इनकी पूछी जाए तो विभिन्न जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। आजीविका के लिए शहरों में बस गए लोग अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। वैवाहिक विधियां क्या हैं? कई प्रकार के विवाह जनजातियों समाज में प्रचलित है। पहले इनके यहाँ लड़की को वधू मूल्य दिए जाते थे, परंतु अब मुद्रा का भी प्रचलन हो गया है। विवाह में कई प्रकार की विधियां प्रचलित है तथा अधिकांश विवाह के अंत में सिंदूर दान का रिवाज है। समझ जाइए। तो दंड विधान क्या है? निषेध यौन संबंध का अपराध। जनजातियों में सबसे गंभीर अपराध माना जाता है यौन संबंध। संथाली समाज में इसके लिए बिटलाहा नामक दंड विधान है। सभी समाज के अलग अलग दंड विधान हैं, लेकिन निषेध यौन संबंध का अपराध जनजातियों में सबसे गंभीर माना जाता है और इसके लिए समाज में बिटलाहा नामक, याद रखिएगा, बिटलाहा नामक दंड जनजातियों में दंड का विधान है। सभी एक्चुअली में सभी समाज के अलग अलग दंड विधान है। नृत्य एवं गीत एवं नृत्य क्या है? इनके लोकगीत एवं नृत्य का संबंध जीवन के हर अवसर में है। नृत्य गीत में प्रयुक्त उपकरणों में मांदर, नगारा, ढाक, टुलिया, सिंगा, बांसुरी आदि हैं। इनके यहाँ सभी नृत्य गीत सामूहिक होते हैं। एकल नृत्य गीत इनके यहाँ नहीं होता है। एकल नृत्य गीत नहीं होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन। बिहारी संस्कृति समाज में लंबे प्रवास से इनमें काफी परिवर्तन आ चुका है। इसको खत्म ही कर दे। कई तो पूर्णतः बिहारी ही हो गए हैं। वे उनकी आचरणों, रीति रिवाजों, पहनावों, पसंद नापसंद आदि को भी अपनाना शुरू कर दिया है। बिहार में कुल अनुसूचित जनजातियां हैं। ये 13,36,573 है, जो कि आप देख लिए इनकी संख्या कम है। इसमें कि महिला का इतना और पुरुष का इतना, ठीक है। तो कुल जनसंख्या में यदि आपसे पूछे इनकी प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का तो 1.3% है बिहार में। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद इस प्रकार हैं: 15(4), 16(4) और 19(5), 23, 29, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 330, 332, 334, 335, 338, 339(1) 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ये 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। जनजातीय सुरक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 15 वहां भी देखे थे, अनुच्छेद 15 यहाँ भी है। 5 प्रतिशतता की बात की गई थी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15(4) सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों का विकास करेगा। अनुच्छेद 15(4) या 15(घ) भी बोल सकते हैं या 15(d) भी बोल सकते हैं। 15(4) सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितों का विकास अनुसूचित जनजातियों के लिए। 16 जो 4 है, पदों व सेवाओं में आरक्षण देता है। पदों व सेवाओं में आरक्षण की प्रावधान है 16(4) अनुसूचित जनजातियों के लिए। 19(5) संपत्ति में जनजातियों के हितों की सुरक्षा। 23 मानव के दुर्व्यवहार और
बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 29 बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। एवं अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 164 कुछ राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति होगी। वो हैं, देखते हैं जनजातियों की मामला के मंत्री, जैसे कि हम लोग देखते हैं अर्जुन मुंडा सर भी हैं, ट्राइबल मिनिस्टर। तो उसी तरह से मिनिस्टर इसके होते हैं, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 164(1) के अनुरूप किया गया है। अनुच्छेद 330 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 के अनुरूप। अनुच्छेद 332 की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी 1930 आपका लोकसभा में और 330 लोकसभा में और 332 राज्य की विधानसभाओं में। ठीक है। अब 334 क्या है? स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। अब है अनुच्छेद 335 सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों एवं जातियों के दावे का प्रावधान है। अब देखते हैं अनुच्छेद 338 क्या है। तो अनुच्छेद 338 के अनुरूप अगर बात करें तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। गठन है 338 अनुच्छेद 338 के अनुसार। अब बात करें तो 339(1) राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति होगी। नियुक्ति 5वीं अनुसूची क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। जनजातीय सुरक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो उसे भी हम लोग समझ लें। तो अनुसूचित जनजातियों के विकास यानी कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275(1) और एवं 339(2) में दिए गए हैं। अनुच्छेद 275(1) क्या बताता है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा। और 339(2) अनुच्छेद बताता है केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा राज्यों को अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करने का निर्देश है। अनुच्छेद 339। जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास कल्याण संबंधी जो कार्य हैं क्या है? तो जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास कल्याण हित के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अलग विभाग की स्थापना की गई है। यह अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विभाग कहलाती है। अनुसूचित जनजातियों का बिहार की जनसंख्या में कुल 1.3% हिस्सा है। इनकी सुरक्षा एवं विकास या कल्याण हित संबंधी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जनजातीय छात्रों के लिए मेधावृत्ति योजना, छात्रवृत्तियां, विजफे, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता हेतु सहयोग, आवासीय विद्यालय, छात्रावास आदि सुविधाएं भी प्रदान किए गए हैं। अब बात करें 243 बिहार विधानसभा सीट में से 2 सीट मनिहारी, 2 सीट हैं। एक आपका मनिहारी है और एक आपका कटोरिया, जो कि 332 अनुच्छेद के अनुरूप ये सीट प्रावधान है। और 230 लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। 2 सीट, एक आपका मनिहारी में, एक कटोरिया। बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों की संख्या 42,451 है। सितंबर 2014 तक का ये रिपोर्ट है। इनमें 323 दुकान यानी कि 0.8% इसके लिए है। अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 16 कुछ % है।
आवंटित किए गए हैं। राज्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रहे हैं उन सभी में अनुसूचित जनजातियों को भी शामिल किया गया है। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पे आज समाप्त होता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में। अब हम लोग जनगणना 2011 बिहार के अंतिम आंकड़े को देखेंगे। चलिए तो आज के लिए बाय बाय। आज हमारा टॉपिक नंबर 27 यहीं पे खत्म होता है। सबको बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, टाइम का यूज करें और वीडियो को बार बार देखें, लास्ट तक देखें, प्रारंभ से लास्ट तक देखें ताकि आपको इससे कुछ फायदा मिल सके या हो सके। तो जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल पर नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना न भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल सके। मेरी आप लोगों के साथ शुभकामना है कि इस बार हम परीक्षा में जरूर सफल हुए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आज आपका ये पार्ट 27 कंप्लीट होता है और प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो को जाके एक साथ देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें, लाइक जरूर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।